वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस की थी। हम लोगों ने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। जो मैंने बताया था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन से ही एट्रीब्यूट्स निकल कर आते हैं। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन वैसे तो बुक में बहुत सारी दी हुई हैं, आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन जो हमने एक डेफिनेशन की जो सबसे बढ़िया डेफिनेशन है, जिससे हमें आगे के चैप्टर भी कवर हो जाता है, दैट अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users। तो ये डेफिनेशन हमारे पास हमें एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी एक्सप्लेन कर देती है। सो क्या है एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन मीन्स आपने पहले आइडेंटिफाई किए और आइडेंटिफाई करके आपने उनको मेजर किया कि उनकी वैल्यू कितनी है। देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग, ये सब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स रहे। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, किया था हमने डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमने कहा मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट और लॉस हम ट्राई करते हैं इनकम स्टेटमेंट से, और ये जो इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपके बुक का लास्ट चैप्टर है और हमें करना है ट्रेडिंग अकाउंट, एंड अनदर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन determining financial position, that is balance sheet as on a particular date, facilitating management, providing accounting information to users and protecting business assets। ये सब हमने कर लिया था। इसके आगे अब क्या है? functions। What are the different functions of accounting? क्या है different functions of accounting? Maintaining systematic records। तो functions of accounting, हमारे पास टोटल 5 फंक्शंस हैं। देखो, जब भी आपको कोई थ्योरी का क्वेश्चन आता है 3 मार्कर में, 5 मार्कर में अभी आ सकता है, क्योंकि थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है ना, तो 3 मार्कर वैसे अकाउंट्स में नहीं आते बहुत ज़्यादा, 3 नंबर 5 नंबर में थ्योरी, लेकिन स्टार्टिंग में हाफ ईयरली तक तो आने के चांसेस होते ही हैं। तो जब भी थ्योरी का आता है, तो जो मैं चार्ट्स बनाती हूँ ना, कोशिश करो चार्ट्स बनाने की। हमेशा चार्ट्स बनाने से क्या होता है, आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि एक तो चार्ट आप तभी बना पाते हो जब आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप कभी भी चार्ट्स नहीं बना पाओगे। तो कोई भी चार्ट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये तभी बना सकते हो व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। तो इट प्रूव्स। अब मान लो 3 नंबर का है, तो आपने चार्ट में 5 फंक्शन से 5 लिख दिए, या आपको 3 याद है, आपने 3 भी लिख दिए, तो 3 में से 1.5 मार्क तो वही मिल गया, और बाकी नंबर उनको एक्सप्लेन करने का। तो एक्सप्लेन करने में तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, तो आप ज़्यादा अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास 5 हैं पॉइंट्स, इसके बना लो साथ साथ ही, साथ साथ बना लो। Maintaining systematic accounting records। Maintaining systematic accounting records, जितने भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, सिस्टमैटिकली अगर हम उन्हें बनाते हैं, तो हमारी जो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या कहती है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, जितने भी इवेंट्स हैं उन सब को हम सिस्टमैटिकली बनाएं एज पर दी prescribed rules, principles, whatever, all the information should be reliable as per the records। प्रॉपर हमें उसके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि हमने ये क्यों किया है, ये रिकॉर्डिंग क्यों की है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा ज़रूरी है। अभी जब हम आगे प्रिंसिपल करेंगे तो एक प्रिंसिपल हम करेंगे वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल।
Verifiable objective principle means every transaction must accompanied for verification. हमारे पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना जरूरी है, ठीक है. द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है, मैंने बताया था ना. whenever you are asked that what are the financial statements, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, तो आप बताओगे एक होती है इनकम स्टेटमेंट और एक होती है बैलेंस शीट. ठीक है. और इनकम स्टेटमेंट के फर्दर दो पार्ट्स कौन से होते हैं जो भी बताए थे क्लास के स्टार्टिंग में. ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इनकम स्टेटमेंट फर्दर कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट्स. ठीक है. तो ये हमारे पास इनको प्रिपेयर करना, क्यों करना है इन्हें प्रिपेयर, क्योंकि इनसे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लग रही है. बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और ये फॉर द ईयर बनता है कि पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा. फिर मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स. जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको, जैसे कि हमारा जो कंपनीज एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, ठीक है ना, इनकम टैक्स एक्ट है, वो सभी एक्ट्स में जो भी प्रिस्क्राइब बोला है कि भाई ये अकाउंट्स बनने चाहिए, ये लेजर्स बनने चाहिए, स्टेटमेंट्स बनने चाहिए, वो सब हम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो सब हम लीगल रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे फुलफिल करें एक सिस्टमैटिक वे में करके. राइट. समझ में आ रहा है हरमन. द नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स जो भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हमें कम्युनिकेट करना जरूरी होता है. तो दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. किसे कम्युनिकेट करना है? इंटरनल यूजर्स को और एक्सटर्नल यूजर्स को. ठीक है. क्लियर हुआ? और लास्ट असिस्टेंस टू. अब देखो ये हमारे पॉइंट्स ना रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है. जब भी तुमने इससे पहले अभी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, अब जब फंक्शंस कर रहे हो, अभी जब एडवांटेजेस करेंगे, तो दे आर मोर और लेस आर सेम. तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया होगा तो आप आराम से उसको लिख सकते हो. बहुत ज्यादा रटने की, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट हमारे लिए इंटरनल यूजर्स है. वो इंटरनल यूजर जो पूरे की डिसीजंस ले रही हैं. तो मैनेजमेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या स्टेटस है. मतलब वो माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिसी मेकिंग तो नहीं करनी है. तो दे वांट टू नो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या दिखा रही हैं. अगर हमें रेगुलर लॉसेस हो रहे हैं तो व्हाट कैन वी डू कि वो लॉसेस होने बंद हो जाएं. अगर हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो हम आगे एक्सपेंशन के लिए कैसे सोच सकते हैं. ठीक है. हमारी असेट्स सेफ हैं या नहीं है, लाइबिलिटीज कहाँ जा रही हैं, हमारे पास फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं, इतनी लाइबिलिटीज ज़्यादा तो नहीं हो गई एक्सटर्नल. दिस ऑल दे हैव टू सी. तो दैट्स व्हाई दे want all the accounting statements. Okay? हो गया सबका नोट डाउन किया तुमने? सबका हो गया? मिटा दूं? हरमन हो गया बेटा? Yes, ma'am.
अब आगे नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं जो मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग करेंगे। मिटा दूं ना? पढ़ो पढ़ो अभी, अभी पूछूंगी। हाँ हाँ, अभी एक एक करके रुक जाओ, पढ़ते रहो। First is financial information about business. चलो टर्न बाय टर्न करोगे, वॉलंटियर करो या मैं बताऊं कौन करेगा? फर्स्ट वाला मैं जो लिख रही हूँ वही बताना है, अपनी मर्जी से नहीं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, एडवांटेजेस। हाँ हाँ, बोलो बोलो। Profit, like it has to record the profit and loss incurred. Accounting helps to know the profit or loss incurred in the business. Profit earned or loss incurred. ठीक है, during the accounting period. Good. Second, ऐसे बोलना नहीं शुरू कर दोगे, हाथ हैंड रेज करोगे। बोलो। They can make plan, they can make policies, strategies and future things for the business on the basis of present statements. So they can take their financial decisions accordingly. ठीक है? पहले तो जिन्होंने नहीं बताया वो करेंगे, रिपीट। वही तो हम कह रहे हैं ना कि पॉलिसीज वगैरह। रिप्लेसेस मेमोरी नहीं, जो बता चुके उनको छोड़ के बाकी लोग। हाँ, यानी एक तरीके से हमें अपनी मेमोरी में रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहेंगे, यानी जर्नल में, ठीक है, वो बुक ऑफ अकाउंट। बिकॉज हमने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई हुई हैं, तो वी नीड नॉट टू मेंटेन प्रॉपर, नीड नॉट टू मेमोराइज ऑल द ट्रांजेक्शंस। और हमें कोई पुरानी ट्रांजेक्शंस देखनी हो कि लास्ट ईयर हमें इस मंथ में कितनी सेल हुई थी, लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था, इस क्वार्टर को कंपेयर करना हो, तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है, हमें याद नहीं रखना पड़ता। तो इट रिप्लेसेस मेमोरी। It helps in comparison of 1 year with the previous year, as well as the 1 year, the current year's comparison with other companies same for the same year. तो एक तरह से हम इसी साल में इस कंपनी का इस कंपनी से कंपैरिजन भी कर सकते हैं और अपनी ही कंपनी का ये कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कंपैरिजन भी कर सकते हैं, राइट? देन फिफ्थ इज facilitating settlement of tax liabilities. Facilitating settlement of tax liabilities. कौन एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ, मैंने तो बोला ही नहीं। अरे उसे बोलने तो दो बेटा। हाँ बोलो।
Basically, the amount of tax depends on profit, earning and sales. आपका जो GST है that depends on the revenue collection and your income tax is depend on the profits you earned. So उनकी liabilities को settle करने में कैसे हम पता लगाएंगे कितनी टैक्स लाइबिलिटी है? So that is done through accounting. So it helps in that also. Then facilitating loans. जिन्होंने नहीं अभी तक बताया वो बताएंगे. to repay loan interest बेसिक आपको बैंक लोन देता ही आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट देखकर है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या आप इस लोन को रीपे कर पाओगे भी कि नहीं? आर यू एबल टू रीपे दिस लोन एज प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट देयर ऑन? तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही आपको लोन मिलता है और कितना लोन मिलेगा ये भी इसी पे डिपेंड करता है. ठीक है. 7 एविडेंस इन कोर्ट. एविडेंस इन कोर्ट. एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑलवेज शोज एन एविडेंस कि हम इनको एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारा वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है. हर एक रिकॉर्ड के पीछे के बैक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं कि वाई वी आर डूइंग दिस ट्रांजेक्शन. तो वैलिडेशन है हमारे पास, एविडेंस है हमारे पास कि ऐसे ही नहीं हमने हवा में कर दिया कितने का खर्चा हो गया. हमें पता है कि खर्चा कहाँ हुआ, उसकी डिटेल्स है हमारे पास. तो इस तरह से इट हेल्प्स इन एविडेंस इन कोर्ट. फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस. फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस. और रुक जाओ, तुमको बता सकते ना जिन्होंने नहीं बताया. बिजनेस की राइट. तो जब भी कोई बिजनेस अपना परचेज करता है किसी दूसरे से तो वो उस बिजनेस की अकाउंटिंग स्टेटमेंट ही पहले देखता है कि आपकी पहले की बैलेंस शीट क्या दिखा रही है. कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पास पहले से बहुत लोन है, मैं इसका बिजनेस खरीद लूँ. क्या इस बिजनेस में प्रॉफिट हो भी रहा था कि नहीं हो रहा था? तो whenever you are going to sell your business, आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट ही आपके बिजनेस की वैल्यूएशन फिक्स करती है. शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक में उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी बेसिस पे तो उनकी बिजनेस की वैल्यू लग रही है. हाँ, तो वही तो सब है. कॉमर्स के बच्चों को तो शार्क टैंक जरूर देखना चाहिए. डेली देखता हूँ, क्या बात है. समझ में नहीं आया करे तो वो एपिसोड मुझे फॉरवर्ड कर दिया करो, मैं क्लास में एक्सप्लेन कर दिया करूँगी. ठीक है. जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि शार्क टैंक का कोई एपिसोड या कोई लाइन तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे वो एपिसोड भेज दो, पूरा एपिसोड, और मुझे बता दो कि इस वाले नंबर पॉइंट पे ये लाइन है जो मैंने हमें लिखी. अब वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब इमीडिएटली नहीं. ठीक है. आज की क्लास का टारगेट रह जाएगा वरना हमारा. ठीक है. Then assistance in the event of insolvency. इंसॉल्वेंसी वर्ड का मतलब हुआ बैंकक्रप्सी, बैंकक्रप्ट हो जाना जब कोई भी फर्म अपने डेब्ट पे नहीं कर पाती है. तो इधर से नहीं बेटा, वो तो फिर लोन का ही हो गया ना. हम बात कर रहे हैं जब कोई फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकक्रप्ट हो जाती है, तब कैसे वो असिस्ट होगा, उसमें अकाउंटिंग कैसे हेल्प करेगी. लक्ष्य. हाँ, अब बताओ कौन बताना चाहता है.
हम्म, हम्म, होता क्या हम्म, अभी रिस्टार्ट की तो बात ही नहीं हो रही बच्चा, हम इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, अभी रिस्टार्ट की बात ही नहीं कर रहे। कोई भी फॉर्म जब बैंकरप्ट हो जाती है तो उसकी पूरी बैलेंस शीट में उसके असेट्स का रिवैल्यूएशन होता है। रिवैल्यूएशन होकर ये पता लगता है कि इन असेट्स की बुक्स में ये वैल्यू नजर आ रही है, बट एक्चुअली में इन असेट्स को अगर हम रियलाइज करेंगे, सेल ऑफ करेंगे, तो दिस विल बी द वैल्यू। तो टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स हम देख लेते हैं कितनी है, टोटल लायबिलिटीज हम देख लेते हैं कि कितनी है, और फिर उनका प्रोपोर्शनल फिक्स हो जाता है सो दैट ऑल द लायबिलिटीज आर पेड इन सम प्रोपोर्शन। याद है अकाउंटिंग में हमने किया था, बैड डेब्ट हो जाते 50 पैसा इन रुपी, 40 पैसा इन रुपी। तो 40 पैसा मतलब टोटल एसेट से बेचकर इतना पैसा आ रहा है, इतनी लायबिलिटीज है, तो 40% पैसा हमारे पास है, तो 40 पैसा इन रुपी मिलेगा। ठीक है, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। हाँ जी हरमन बताओ, हाउ अकाउंटिंग हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। मैंने कोई क्लास ली नहीं इससे पहले, तो मिस करने की बात ही नहीं आती। नहीं, ये तो मैं आज पहली बार पढ़ा रही हूँ, इसमें मिस करने की बात ही नहीं आती। हाँ तो किसी ने भी नहीं पढ़ा अभी तक, हमने जितनी अकाउंटिंग आज की क्लास में पढ़ी है मैं उसके हिसाब से पूछ रही हूँ कि उससे तुम्हें, अभी तक हमने जितनी अकाउंटिंग आज की क्लास में पढ़ी है मैं उस हिसाब से पूछ रही हूँ। आज की क्लास से पढ़ी है कि वो भी नहीं पढ़ी? सोचो, हाउ अकाउंटिंग हेल्प्स इन पार्टनरशिप अकाउंट। सीधा मार दे लेक्चर। तो सोचो, बहुत जनरल सी बात है। क्या कहीं लॉस तो तुम तुम तो बता ही सकते हो। नहीं, मर जाता है। पार्टनर वाले अकाउंट होते हैं तो उसमें जितना भी जीता रहता है वो क्लियर रहता है पार्टनर से। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनरशिप अकाउंट होता है तो एट द टाइम ऑफ एनी चेंज इन देयर partnership form, means whenever they want to change their profit sharing ratio, whenever they want to admit any partner, whenever any partner retire from the firm, whenever any partner dies, or they want to dissolve the firm, in any of the case, and even in when they are running that business, तो उस बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। ठीक है, जैसे हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनरशिप में हमारे सिलेबस में अभी 11th में सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग है। फिर आगे चल के क्या होता है, 12th में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाता है। पार्टनरशिप में एक और अकाउंट हमें बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, टू एप्रोप्रिएट, टू डिवाइड दोज प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग है तभी तो हम लोग इजीली ये सब कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, लास्ट पॉइंट। Helpful in decision making. How it is helpful in decision making? It helps to make decisions about how to run the company further, what changes कोई भी डिसीजन हमें लेना है, जिसकी हमें
गुड्स कितने पे सोल्ड करनी है, सेलिंग प्राइस कितना रखना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है, कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, कितना ड्राइंग प्रोप्राइटर विड्रॉ कर सकता है, ये सारे डिसीजन, सैलरी कितनी होनी चाहिए एम्प्लॉयज की, कितने हम ओवरहेड एक्सपेंसेस कर सकते हैं, कितना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ये सब हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब जैसे कि एवरी कॉइन हैज टू साइड, हम अभी तक अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस ये करते आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग की कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है। एवरी कॉइन हैज टू साइड, अकाउंटिंग की भी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, क्या लिमिटेशंस हैं? जैसे अकाउंटिंग इज नॉट फुली एब्स्ट्रैक्ट, अकाउंटिंग कंप्लीट एविडेंस होने के बावजूद भी ऐसा हो जाता है कि उससे हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाते। जैसे कि हम ये कहते हैं कि हम इतना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हो सकता है हमने डेप्रिसिएशन का रेट ठीक से ना लगाया हो। हमने ये कहा कि इतना प्रोविजन हम बनाएंगे बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, तो वो जरूरी नहीं है कि हम उतना बनाएं, वो एग्जैक्ट बने। तो दिस इज नॉट फुली एग्जैक्ट, हम कुछ ना कुछ एस्टिमेशन पे भी काम कर रहे हैं। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, समटाइम्स कुछ इंफॉर्मेशन बहुत अनरियलिस्टिक होती है, जैसे कि एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या है कि बिजनेस विल गो फॉर इनडेफिनेट पीरियड। अब इनडेफिनेट पीरियड ऐसा नहीं होता, कई बार हमारे को फ्यूचर इतना पता ही नहीं है, हमने पहले ही सोच लिया। ऑल्दो देखो ये लिमिटेशन है सिर्फ बनाने को है, ऐसा कुछ है नहीं कि इन सब की वजह से हम ये बोल दें कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट खुद भी ठीक ही है। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, हम ये कह रहे हैं कि इतनी सेल्स बढ़ी, उसके पीछे कितनी उन्होंने मेहनत की उसको तो बात ही नहीं कर रहे। मतलब हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को, ऑनेस्टी को, डेडिकेशन को, ये तो बात ही नहीं कर रहे। या हमने कितना एक्सप्लॉइट किया अपने एम्प्लॉयज को, उसकी भी बात नहीं कर रहे, हम किसी भी तरह की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं हमारा सेल्स बढ़ी, हमारा प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट कम हुआ, सेल्स कम हुई, दैट इज ऑल। ठीक है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। हम ये बात कर रहे हैं कि 2010 में हमारा प्रॉफिट 20 लाख था, अभी 2025 में हमारा प्रॉफिट 25 लाख हो गया। अरे 20 से 25 हो गया, हमने कहा 25% बढ़ गया। हम ये नहीं देख रहे कि प्राइस लेवल में भी तो चेंजेस हुए हैं अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो। हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब ये ऊपर से दिखाते कुछ और है, अंदर से कुछ और होता है मामला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अब ये वाले टॉपिक कोई बहुत डिटेल में हमें करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, तो इसलिए इनको मैं बहुत ज्यादा तुम्हें लिखवा नहीं रही हूँ, क्योंकि वही वही बातें रिपीट हो रही हैं कि किसी भी बिजनेस में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है इसका, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, वही असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, एविडेंस इन कोर्ट, फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन्स, ठीक है ना, और सेल ऑफ बिजनेस, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सेम वही सब बातें चल रही हैं, कुछ भी ऐसे अलग नहीं है। फिर हमने कहा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस हैं। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हम कर रहे हैं, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो कि हमारी डील किससे करती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से करती है, उनको रिकॉर्ड, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इन सब जो हम कर रहे हैं सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मकसद होता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। ठीक है, हर एलिमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, प्रोसेस हैं, इंडिविजुअल कॉस्ट, जिससे कि हमें ये पता लग सके कि कहाँ पे हमें कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत है। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, बस इससे ज्यादा नहीं करना। इसके बाद ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये बुक में मार्क कर लो अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को जो कि जनरली ऐसा समझते हैं कि एक ही है, इसकी एक नहीं होती। बुक कीपिंग को मार्क करो। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक कीपिंग हमारी क्या है, दिस इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जबकि अकाउंटिंग क्या थी, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग,
सब कुछ था उसमें डिटेल और पूरा कम्युनिकेट करना था। तो यानी कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जहाँ खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको सिर्फ ये जो टेबल बनी है ना, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये टेबल कर लोगे, दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है? इट इज आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, जबकि अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जबकि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स एंड पोजिशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बुक कीपिंग इज अ रूटीन जॉब, whereas accounting is a dynamic in nature. So bookkeeping is mechanical in nature but does not require special skills. आप अभी से 4 महीने बाद बुक कीपिंग करने लायक हो जाओगे। 4 महीने भी ज्यादा ही बोल रही हूँ मैं, 2 महीने बाद ही आप लोग बुक कीपिंग करने लायक हो जाओगे। बुक कीपिंग इतनी बेसिक चीज है, लेकिन आपको अकाउंटिंग करने के लिए आगे बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है, और अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी है अकाउंटिंग की जो सिस्टमैटिक नॉलेज है, वो अकाउंटेंसी है। इसीलिए मैंने आपको बताया था अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है। योर नेम, सब्जेक्ट नेम इज अकाउंटेंसी, नॉट अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है, जबकि अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये भी हम लोग कर चुके हैं कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, वही फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो। फिर ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आगे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, 4 हैं। ये कई बार आ जाता है एमसीक्यूज में कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ये 3 नंबर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, बुक लेके आने को इसीलिए बोलते हैं। किसी के पास बुक नहीं है ना आगे? तो क्वालिटेटिव की कहाँ बात हो रही है? कंपेरेबिलिटी हो रहा है। रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास, या क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स में हमारे पास 4 आइटम्स आते हैं। रिलायबिलिटी मतलब फ्री फ्रॉम एनी बायस, देन रिलेवेंस, रिलेवेंस मतलब इट शुड बी subject to decision making, understandability, it must be presented in a manner that it is understandable by all the users, and comparability, interfirm comparison and intrafirm comparison. interfirm मतलब 2 अलग अलग फर्म्स के बीच में कंपेयर करना, intrafirm मतलब अपनी फर्म का कंपैरिजन अपने साथ करना। ठीक है, यूजर्स मैंने आपको पूरे टाइम एक्सप्लेन किए हैं कि हमारे पास इंटरनल यूजर्स कौन है, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, ये 3 हमारे इंटरनल यूजर्स हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स एंड पब्लिक। एम्प्लॉयज वैसे तो एक्सटर्नल यूजर्स में आना चाहिए, लेकिन इस बुक में अगर इंटरनल में दिया हुआ है तो हम एक्सटर्नल में दिया हुआ है ना। हाँ, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है वो इंटरनल में नहीं आते, तो किसी की भी बुक में अगर इंटरनल में दिया हुआ है तो उसके आगे एक्सटर्नल लिख लो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम लोग कर ही रहे हैं, साइंटिफिक सिस्टम है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ये सब होता है। अब आपको जो करना है वो ये कि इस चैप्टर को पूरा पढ़कर आना है। मैंने आपको आगे की थ्योरी बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे पता है कि वो आपको बहुत बोरिंग लगने लग जाएगा इतना थ्योरी करना, तो मैंने आपको नहीं इतना डिटेल में करवाया। जहाँ तक बहुत रिलेवेंट था वहाँ मैंने बहुत डिटेल में करा दिया। अब जस्ट टेक अ रीड ऑफ दिस चैप्टर और फिर मुझे बताओ उसके बैक क्वेश्चंस में जो भी एमसीक्यूज हैं, असर्शन, रीजनिंग है, सारे बैक क्वेश्चंस करो और जो भी डाउट्स आते हैं वो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछो। ठीक है, लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comments.